नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। भारत की राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया के विनिवेश के लिए लगाई गई बोली के दौरान टाटा सन्स ने सबसे ज्यादा की बोली लगाई थी। टाटा सन्स अब औपचारिक रूप से एयर इंडिया का अधिग्रहण कर रहा है। टाटा सन्स इस अधिग्रहण को लेकर भी इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत जेआरडी टाटा ने की थी। हालांकि वर्ष 1953 में राष्ट्रीयकरण हो जाने के बावजूद एयर इंडिया को टाटा सन्स ही संचालित करता रहा था। बाद में 70 के दशक में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो इसका प्रबंधन पूरी तरह से टाटा सन्स से वापस ले लिया गया था। जानकार बताते हैं कि अधिग्रहण के बाद भी 1993 तक एयर इंडिया के चेयरमैन संस्थान में ही विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। अधिकारियों में से ही नियुक्ति होते थे, लेकिन बाद में इस पद पर अफसरशाहों की ही नियुक्ति होने लगी, जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र की चुनौतियों को जब तक समझते तब तक उनका तबादला हो जाता था। एयर इंडिया के अधिग्रहण को लेकर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने बयान जारी कर इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि देश की सबसे प्रमुख एयरलाइंस का मालिकाना मिलना एक गौरव की बात है। वहीं चंद्रशेखर ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि हमारा प्रयास होगा कि हम विश्व स्तरीय एयरलाइन का संचालन। उन्होंने कहा कि महाराजा की घर वापसी भारत में विमानन की शुरुआत करने वाले जेआरडी टाटा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद अब टाटा सन्स के पास 3 एयरलाइंस हो गई है। एयर विस्तारा, जिसमें टाटा सन्स की साझेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ है, और दूसरी मलेशिया की एयर एशिया के साथ भी टाटा सन्स की साझेदारी है। यानी इस अधिग्रहण के बाद टाटा सन्स भारत में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र की दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है। पहले स्थान पर इंडिगो एयरलाइंस है, जिसके पास घरेलू बाजार का 57% शेयर है। एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद टाटा सन्स को बाजार की 27% हिस्सेदारी मिल जाएगी। विशेषज्ञों को लगता है कि एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद टाटा सन्स के सामने इसलिए भी चुनौती कड़ी होगी क्योंकि भारत में वो 2 और एयरलाइंस का संचालन पहले से ही कर रहा है। नागरिक उड्डयन मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी फडणवीस ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 2 और ठीक ठाक चल रही एयरलाइंस के रहते हुए वो तीसरी एयरलाइंस यानी एयर इंडिया का संचालन किस तरह करते हैं। क्या एयर इंडिया में वो वैसी सेवाएं दे पाएंगे जो विश्व स्तरीय होती है? ये दूसरा बड़ा सवाल है। हालांकि जो 2 एयरलाइंस का संचालन टाटा सन्स कर रहा है उनमें दी जाने वाली सेवाएं तो उत्कृष्ट है। अश्विनी फडणवीस कहते हैं कि ये भी चुनौती रहेगी कि वो एयर इंडिया को घाटे को कैसे खत्म कर इसे लाभ देने वाली एयरलाइंस बना देते हैं। फडणवीस ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि एयर इंडिया को औसतन हर रोज 20 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ रहा है। यही कारण है कि सरकार को इसके विनिवेश का फैसला लेना पड़ा। वो कहते हैं कि सरकार का बोझ तो जरूर हल्का हो गया, लेकिन अब टाटा सन्स के सामने ये भी चुनौती है कि जो कुछ उन्हें अधिग्रहण के बाद मिला है उसका वो किस तरह उपयोग करते हैं, किस तरह से एक घाटे में चलने वाली एयरलाइंस का काया पलट करते हैं। इसके लिए समूह को पूरे ढांचे में उलटफेर करना पड़ेगा। हालांकि अधिग्रहण के दौरान टाटा समूह के लिए सरकार की शर्तों की व्याख्या करते हुए भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल ने स्पष्ट किया कि एयर इंडिया का अधिग्रहण करने वाला समूह 1 साल तक किसी कर्मचारी की छटनी नहीं कर सकता। 1 साल के बाद नौकरी से निकालने की बजाय कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना का विकल्प देना होगा। साथ ही प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युइटी भी देनी होगी। मौजूदा वक्त में एयर इंडिया 3 हिस्सों में बटी है। एक एयर इंडिया इंटरनेशनल जो विदेशी उड़ानें संचालित करती है, दूसरी एयर इंडिया जो घरेलू उड़ानों का संचालन करती है, और तीसरी एयर इंडिया एक्सप्रेस जिसकी उड़ानें खाड़ी देशों और दक्षिण भारतीय राज्य केरल के बीच संचालित होती है। एक और चुनौती जिसकी चर्चा अश्विनी फडणवीस ने की वो है हवाई जहाज के बेड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के हवाले से वो कहते हैं कि इस वर्ष 31 मार्च तक के आंकड़े बताते हैं कि एयर इंडिया के पास 107 हवाई जहाज़ों का बेड़ा मौजूद है। इनमें छोटे और बड़े हवाई जहाज शामिल है जो एयरबस और बोइंग के आधुनिक विमान हैं। फडणवीस कहते हैं कि वो वर्ष 1971 था और प्रबंधन टाटा के हाथों में ही था जब एयर इंडिया के बेड़े में आधुनिक जंबो जेट शामिल हुआ था। सभी प्रमुख एयरलाइंस अब विमान खरीदने की बजाय उन्हें लीज पर ही लेती है, क्योंकि खरीदने के लिए बड़ी रकम देनी पड़ती है, जबकि लीज पर विमान लेने पर सिर्फ किराया देना पड़ता है। चाहे घरेलू उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाला बोइंग 737 विमान हो, एयरबस हो या फिर ड्रीम लाइनर हो, इनका किराया भी 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर प्रति माह के हिसाब से ही होता है। फडणवीस कहते हैं कि लगभग सभी एयरलाइंस इसी मॉडल पर काम करती है, यानी किराए पर विमान लेकर उनका संचालन करती है। वैसे टाटा समूह के लिए अच्छी बात यह है कि इस अधिग्रहण के साथ ही उन्हें 1500 प्रशिक्षित पायलट तो मिल ही रहे हैं, साथ ही 2000 इंजीनियर भी। लेकिन जिस बात का सबसे ज्यादा फायदा टाटा समूह को होगा वो है उड़ानों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्लॉट का मिलना।
फडणवीस का कहना है कि टाटा सन्स की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उनके पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनी भी है, जो सूचना तकनीकी की अग्रणी कंपनियों में से एक है। ये उसके पास पहले से मौजूद है, जिसका उसे फायदा होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एशियन न्यूज़ इंडिया, रांची।